नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज का जो बुक आया है उसका डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, और इसमें भी हम बात कर रहे हैं इतिहास को लेकर के। इतिहास में भी हमारा पर्टिकुलर एक नया एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। और यहाँ पर अभी हम पहला चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, और पहले चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। तो चूंकि अभी हमारा यह डिस्कशन शुरू ही हुआ है, 16 प्रश्न हो गए हैं इसमें, 16 प्रश्न आपको करने के लिए दिया गया था। इसी कारण जो क्विक बुक सीरीज का डिस्कशन है ना पूरा इसको रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर हमने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। हम कर क्या रहे हैं, पहले यहाँ क्विक बुक सीरीज से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस बुक से यानी कि जो ये प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की बुक है इतिहास और कला भारतीय इतिहास और कला संस्कृति की, इस बुक से हम क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाया है, क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड में पहला चैप्टर हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, इस वजह से क्विक बुक सीरीज का डिस्कशन थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो आइए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ताकि दोनों चीज़ों को लगातार और जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया जाए या फिर जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही पुरानी बात, जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबा देंगे, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर आए आपको पता चल जाए। इसके अलावा एनसीईआरटी का डिस्कशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब आप शेयर करते चलिएगा आप लोग शुरू करते हुए। तो चूँकि 16वां प्रश्न आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया गया था, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इस प्रश्न को पूछा जा रहा है कि, देखिए पहले बता दूँ, फिर से आपको एक बार बताया जा चुका है, फिर बता दे रहा हूँ कि यह पूरा का पूरा चैप्टर जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है, डिटेल से और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूरे के पूरे चैप्टर को हमने क्विक बुक सीरीज में देखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो क्विक बुक सीरीज से आप डिस्कशन को देखिए, फिर प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और डायरेक्ट आप प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। क्विक बुक सीरीज बस रिवीजन के लिए आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, जल्द से जल्द वहाँ से रिवीजन हो जाएगा ना। तो चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, सैंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बी, मेगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। सी, वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। या डी, फाहियान और वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। सही आंसर आपको बताना था, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज अशोक के दरबार में नहीं आया था। मेगस्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। देखिए, यूनानी विवरणों में जो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस या फिर सांद्रोकोटस लिखा, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन का दिक्कत रहता है, ठीक है। तो सांड्रोकोटस या फिर सैंड्रोकोटस लिखा चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी विवरणों का 322 ईसा पूर्व का, यूनानी विवरणों में बोला गया ना कि 322 ईसा पूर्व में भारत के शासक सैंड्रोकोटस का राज्याभिषेक हुआ, जबकि 322 ईसा पूर्व में भारतीय विवरणों को अगर देखा जाए तो जिस शासक का शासनारोहण हुआ या फिर राज्याभिषेक हुआ वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज देखिए भारत में 14 वर्षों तक रहा था, और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा इंडिका की रचना की गई, जिसमें मौर्ययुगीन समाज और संस्कृतियों का विवरण हमको मिलता है, ठीक है। इस तथ्य के बारे में हमारी बात हो चुकी है। वेनसांग देखिए, यह 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और 16 वर्षों तक भारत में रहा था वेनसांग, ठीक है। चंद्रगुप्त मेगस्थनीज 14 वर्षों तक, और वेनसांग जो है वह 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्षों में से भी 6 वर्ष तो उसने शिक्षा ग्रहण करने में बिता दिए, कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। और सबसे अंत में फाहियान और वेनसांग के बारे में जो वहाँ बात की गई थी, तो फाहियान और वेनसांग दोनों बौद्ध धर्म के थे और बौद्ध तीर्थों और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने यह भारत आए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं और इनको आपको सुमेलित करवाना है। तो सूचियों को आप लोग जानते ही हैं कि आपको स्वयं सुमेलित करवाना होता है वीडियो को पॉज करके।
तो जल्दी से करिए वीडियो पॉज करके सूचियों को सॉल्व या सुमेलित। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज द्वारा अभी ऊपर बात की गई इंडिका लिखी गई थी। ठीक है, टालमी ने ज्योग्राफी लिखी थी, प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका, और सबसे अंत में ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सीयू की। ठीक है, फिर से मैं यहाँ नीचे देखिए आप लोगों को बता देता हूँ। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी, टॉलमी द्वारा जियोग्राफी लिखी गई थी, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी और ह्वेनसांग ने सीयू की लिखा था। ठीक है, चारों पुस्तकों का नाम और इनके लेखकों का नाम याद कर लीजिए, बार बार प्रश्नों में आता है यह सब। ठीक है, तो क्या होता है ना, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जब आप इन चारों को याद कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है चारों साथ में आए, अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ नीचे भी सूचियाँ ही दी हुई हैं। यहाँ आप इस साइड सूची देख लीजिए, दूसरे साइड विकल्प दिया हुआ है, तो यहीं से देख के मैच करा लीजिए ना। चलिए, तो सही आंसर है इसका। सही आंसर कहाँ से पता चलेगा, देखिए बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र को लिखा था। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। विल्हड़ ने लिखा था विक्रमांक देव चरित्र। वहीं अतुल द्वारा लिखा गया था मूषिक वंश, और संध्याकर नंदी ने लिखा था, सबसे अंत में कौन बचा हमारे पास, रामचरित। ठीक है, संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखा था, अतुल ने मूषक चरित, बाणभट्ट ने, बताइए, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित, और सबसे अंत में विल्हड़ ने लिखा था विक्रमांक देव चरित। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है, तो यह जान लीजिए, इससे किताबों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में याद करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था हर्षचरित, इसमें हर्ष के आरंभिक जीवन का वृत्तांत दिया हुआ है। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया है उसमें हर्षवर्धन के आरंभिक शासनकाल या फिर आरंभिक जीवन, कुछ भी कह लीजिए, उसके बारे में चर्चा की गई है, और यह एक गद्य काव्य, यह मत याद रखिए। ठीक है, उसके बाद विल्हड़ ने जो विक्रमांक देव चरित लिखा था वह जो है विक्रमादित्य छठवें के बारे में था, जो कि कल्याण का चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, कल्याण का चालुक्य वंश राजा विक्रमादित्य षष्ठ का वर्णन किया गया था विल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र में, और अतुल द्वारा रचित मूषिक वंश में मूषिक वंश का या मूषिक राजवंश का वृत्तांत लिखा गया था, और सबसे अंत में जो संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित्र लिखा गया था ना, वह भगवान राम के बारे में नहीं, बल्कि पाल वंश के राजा रामपाल और कैवर्त जाति के किसानों द्वारा लड़ी गई लड़ाई का वर्णन किया गया है इस रामचरित्र में। ठीक है, जो कि पाल वंश का एक शासक था, पूरा नाम था इसका राजा रामपाल, वह तुलसीदास वाला रामचरित्र नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के मुख्यतया किस धातु के बने होते थे, ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, या टी टीन। चलिए देखिए, भारत के जो प्राचीनतम पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के होते थे वे चांदी के बने होते थे। इनको आहत सिक्के इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनको जो है ठप्पा मार करके बनाया जाता था। ऐसे मान लीजिए, ऐसे कोई धातु है आपके पास, फिलहाल यहाँ चांदी की बात हो रही, तो मान लीजिए चांदी का कोई टुकड़ा है, तो जब उसको जो है कोई निशान या फिर कुछ बनाना होता था, तो बनाना होता है आपको, तो उस पर जोरदार धक्का मारना होता है। ठीक है, इसी को भारतीय भाषा में आहत कहा गया। ठीक है, अब पंचमार्ग क्यों कहा गया, यह इसलिए कहा गया क्योंकि कई प्रकार के उसमें मार्का बनाए जाते थे। ठीक है, और पंचमार्ग को भारतीय भाषा में या फिर हिंदी में आहत कहा जाता है। ठीक है, ठोक, आहत का मतलब किसी को ठोस पहुंचाना या फिर तकलीफ देना। ठीक है, नहीं कहते कि आपने हमको आहत कर दिया, वही आहत था, हम उस चांदी के टुकड़े को आहत कर देते थे और उसको कहा जाता था इस कारण आहत मुद्रा, या फिर दुखी मुद्रा कह लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे आहत मुद्रा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी बनी होती थी, जैसे कि अब किसी चीज़ ठप्पा मारा जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ तो निशान होगा ना, तो उन निशानों में पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। ऐसे कुछ आकृतियों को विशेष याद मत रखिए। ठीक है, बस यह जानते रहिए कि जब आहत किया जाता है तो कुछ न कुछ प्रकार की आकृति जरूर बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूरा पाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा, इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। तीसरा कथन है, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तीन के तीनों ही कथन सही है। इन सब के बारे में वहाँ क्विक बुक सीरीज में ये इन सब के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। ऐसा नहीं मैं किसी पर्टिकुलर प्रश्न को लेकर के बोल रहा हूँ सारी चीज़ों के बारे में वहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, यहाँ विकल्प क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो देखिए जो आरंभिक पुरापाषाण युग था उसमें मानव द्वारा पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार बनाने लगा था। उसमें जो मनुष्य था उस समय का, जो आदिम मनुष्य था पुरापाषाण युग का, वह पत्थरों के कुछ न कुछ हथियार औजार बनाने लगता था जो कि इस प्रकार के होते थे। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मनुष्य द्वारा नहीं, होता क्या था कि नदियों की धाराओं के साथ जो पत्थर जो है अपर्दन के स्वरूप विभिन्न प्रकार की आकृति ले लेते थे। आज भी आप देखेंगे कि पत्थर विभिन्न प्रकार की आकृति ले लेते थे। उन्हीं पत्थरों का प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता था औजारों के रूप में। ठीक है, तो इनमें जो है कुछ औजारों को मनुष्य द्वारा किया क्या गया कि लकड़ी के डंडे पर बांध लिया गया, तो ये बन गई आपकी कुल्हाड़ी या फिर हैंड एक्स। उसके अलावा विदारणी, खंडक, चापर आदि चीज़ें मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने लगी। ठीक है देखिए यह जो सोवन नदी या सोहन नदी, ठीक है, सोवन या फिर सोहन नदी है, ठीक है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहाँ पर भी पुरापाषाण युग के स्थल पाए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर तथा राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र में भी इस प्रकार के या फिर पुरापाषाण युग के निवास स्थलों के अवशेष मिले। ठीक है, राजस्थान का डिडवाना क्षेत्र हो गया या बेलन अथवा नर्मदा नदी की घाटियाँ हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफाएं जहाँ से चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वे सभी जो है पुरापाषाण युग के या फिर आरंभिक पुरापाषाण युग मानव के निवास स्थलों में आते थे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय हुआ था। दूसरा, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। देखिए पुरापाषाण युग के समय से ही आधुनिक मानव या फिर होमोसेपियंस का उदय हो गया था। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा चर्चा करने वाली बात नहीं है। बात करते हैं मध्य पाषाण युग के इस उद्योग की। ठीक है, उद्योग शुरू हो गया यानी इंडस्ट्री शुरू हो गई। ठीक, दो लोग करते क्या थे कि कुछ लोग जैसे शिल्पकार जो होते थे, ठीक है, उनके द्वारा पत्थरों के कुछ औजार बनाए जाने लगे। ठीक है, और इसको जो है समूह में जब समूह में मिल करके बनाया जाता था, कुछ लोग मिल करके इन औजारों को बनाते थे, तो इसको कहा गया चकमक उद्योग। ठीक है, यह पत्थरों के ही औजार बनते थे जिनको चकमक उद्योग कहा गया। ठीक है, इन चकमक उद्योगों में फलक, तछड़ियाँ या फिर ऊपर आपने देखा हैंड एक्स अथवा विदारणी अथवा खंडक या फिर चापर आदि चीज़ें बनाई जाने लगी। प्रमुखतया देखिए फलक या तछड़ी को ना ब्लेड्स या ब्यूरिन्स बोला जाता है। ब्लेड आप जानते ही हैं और ब्यूरिन्स भी आपको पता है, कुछ इस प्रकार का होता है ब्यूरिन्स, जिसे हम भाला भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखिए, चकमक उद्योग बोला जाने लगा था इस युग में, जो पत्थरों का उद्योग या फिर व्यापार था। ठीक, तो ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि चकमक उद्योग की शुरुआत मध्य पुरापाषाण काल में हुई थी। तो हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अगर औजारों की बात करें तो वही फलक, वेधनी, छेदनी, खुरुचनी आदि चीज़ें थी। यह सभी पपड़ियों की बनी होती थी। ठीक, पत्थर की हल्के छिलकों की या फिर ऊपरी परत की बनी होती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए, इस युग के लोग पशुपालन करते थे। बी, इस युग में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। सी, मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। और सबसे अंत में डी, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिले हैं। चलिए,
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जहाँ केवल आ जाए ना विकल्पों में, वहाँ थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है, केवल, सिर्फ, ठीक, इन सब चीज़ों पर क्या किया करिए, कंसंट्रेट हो जाया करिए और थोड़ी देर विचार किया करिए। देखिए मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, ठीक है, या फिर पूरा पाषाण काल की ही चलिए बात हो, तो केवल थोड़ी ना बोला जाएगा कि केवल उनके निवास यहाँ पर थे, केवल हो ही नहीं सकता। आज की बात कर लीजिए, आज क्या मनुष्य का केवल यहीं पे रहता है, या आप केवल तक जो है दिल्ली में ही रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में रहे हैं, अथवा राजस्थान में रहे, नहीं ना, कहीं ना कहीं इधर उधर गए हैं। तो जहाँ पर भी किसी के निवास के संबंध में केवल वाली बात आ जाती, वहाँ पर थोड़ा सा विचार किया करिए, ठीक। तो सही आंसर तो यह है, यानी कि यह कथन गलत है। केवल दक्षिण भारत में नहीं, अन्य जगहों पर भी मध्यपुरा पाषाण काल का मनुष्य रहता था, ठीक है। बाकी सभी कथन सही हैं। मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन करने लगे थे, ठीक है, और ये सूक्ष्म पाषाण को माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता था। आपको ऊपर ही बताया गया कि चकमक उद्योगों की शुरुआत जो है इस काल में हो गई थी। फलक, वेधनी, तक्षणी, खुरचनी आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा था और इन सबको सूक्ष्म पाषाण या फिर माइक्रोलिथ्स औजार कहा जाता था, ठीक है। उद्योग चकमक था, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट निकलता था उसको जो है विभिन्न नाम बोला जाता था और संयुक्त रूप से बोला जाता था सूक्ष्म पाषाणिक औजार, ठीक है। ध्यान दिया करिए इन सब चीज़ों पर। देखिए मध्य पाषाण स्थलों में राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के जो निवास स्थल थे वे थे राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत, इन सब जगहों में थे ही थे। इसके अलावा अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में इनके निवास स्थानों का फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक था, न कि सिर्फ और सिर्फ गोदावरी नदी के। तो दोनों नदियों की लोकेशन जरा आप बताइए, कौन सी उत्तर में है और कौन सी दक्षिण में है। गोदावरी नदी के उत्तर में कृष्णा नदी पड़ेगी या फिर गोदावरी नदी के दक्षिण में कृष्णा नदी पड़ेगी, यह आपके लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर दिया करिए, इससे क्या होता है, चीज़ें पता चलती है। अगर गलत होता है तो मैं उन्हें सही बताता हूँ, नहीं गलत होगा तो लाइक तो कर ही दूंगा, ठीक है। तो सूक्ष्म पाषाणों के बारे में हमारी बात हो चुकी है। देखिए मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ करके खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। कहीं पर भी मध्य पाषाण में जो है कृषिगत बातों की चीज कृषि करते थे या उत्पादन करते थे, यह नहीं कहा गया, ठीक है। हर जगह संग्रह करने की बात की गई है। कृषि की शुरुआत जो है वह नव पाषाण काल में होती है, ठीक है, या फिर खाद्य का उत्पादन जो है वह नव पाषाण में होता है। अभी आपको बता दूं, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में खाद्य से लेकर के खाद्य के उत्पादन या फिर यूं कहिए कि उत्पादन को लेकर के मनुष्य ने कोई प्रगति नहीं की थी। हालांकि वह चीज़ों से परिचित था, लेकिन यह सभी फसलें जो है जंगलों में इधर उधर फैली हुई थी, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के लोग जो है वो क्या करते थे, शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे और आगे चल करके वे पशुपालन भी करने लगे थे। इस संबंध में हमको प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले वे राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ क्षेत्र से हमको मध्य पाषाण युगीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। दूसरा, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन दो सही है, ठीक है। भीमबेटका के बारे में हमारी बात हुई है। बात करते हैं इस परचिंग पक्षी के चित्र की। तो मनुष्य द्वारा जो है परचिंग पक्षी पर इतना फोकस मत हो जाइए, ठीक है। मनुष्य द्वारा जो चित्र बनाया जाता था वह उनका ही बनाया जाता था जिनका वह शिकार करता था। शौकीन नहीं था उस समय, जो है मनुष्य क्या था, ज़रूरतमंद था। तो जिसका वह शिकार करता था उसके अंग भंग से भली भांति परिचित था, तो उन्हीं चीज़ों का वह चित्र भी बनाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिन पशु या पक्षियों का मनुष्य द्वारा शिकार करके अपने जीवन का निर्वाह किया जाता था, उन्हीं का ही वह चित्र भी बनाया है, ठीक। कहाँ पर, भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य पाषाण का और पूरा पाषाण युग में मनुष्य चित्रकारी भी करता था, ठीक है। कहाँ पर है वैसे यह भीमबेटका की गुफा, यह है
मध्य प्रदेश के रायगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? ए मध्य पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल या फिर डी सिंधु सभ्यता काल। चलिए, हालांकि इसके बारे में आपको अभी बताया गया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने उत्पादन शुरू किया था, ठीक है, कृषि का उत्पादन शुरू किया गया था मनुष्य द्वारा। और सर्वप्रथम मनुष्य ने साक्ष्य हमको कहाँ मिला था? तो साक्ष्य मिला था हमको पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से, जहाँ से हमको चावल, गेहूं और जव के अवशेष मिले थे। और ऐसा माना जाता है कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का मेहरगढ़ है, वहाँ के लोग कृषि कार्यों में उन्नत थे या फिर श्रेष्ठ थे। मतलब जैसे अभी वर्तमान में पंजाब का क्षेत्र हो गया या फिर हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यहाँ के लोग कृषिगत कार्यों को भली भांति करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार उस समय मेहरगढ़ हुआ करता था, जहाँ से चावल, गेहूं और जव के अवशेष प्राप्त हुए। यह मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास या गड्ढा घर में रहते थे। तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन सही हैं। नवपाषाण काल में पत्थरों पर पालिश की जाने लगी थी, ठीक है। और जो कश्मीर का बुर्जहोम क्षेत्र था, यहाँ से गर्तावास या गड्ढा घरों के साथ में लोग करते क्या थे, जैसे यह ज़मीन है ना, यह ज़मीन है, इसमें गड्ढा खना, ठीक है, या गुफा बनाई एक आराम से, और यहाँ पर घर बना करके इसमें रहने लगे। इससे क्या होता था, कश्मीर क्षेत्र आप जानते हैं ज़्यादा ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती रहती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी ठंड कम रहती है, ठीक है। इन जनरल बता रहा हूँ, टेक्निकल में जब हम कला और संस्कृति की बात करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और इस काल में हमें कुछ हद तक चाकों का भी प्रयोग देखने को मिला। चाक वह होता है जैसे एक गोला तरीके का आप देखते होंगे ना, जो शिल्पकार या फिर जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाने के वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, गोला सा एक उनके पास, उसको क्या बोलेंगे औजार तो नहीं बोलेंगे ना, गोला सा एक उनके पास क्या कहते हैं उसको, अरे भाई एक गोला गोला रहता है ना, उस पर जो घुमा करके, वास्तव में तो इसको चाक बोला जाता है, लेकिन नहीं किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्री में तो उसको क्या बोलते हैं, मशीन, ठीक है। एक गोला गोला आप देखते होंगे कि एक मशीन टाइप का, या फिर इंस्ट्रूमेंट तो बजाना हो गया, ठीक है, मशीन रहती है जिस पे वह हाथ से घुमाते हैं। आजकल तो मोटर युक्त आने लगी है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय इन्हें पैरों से घुमाया जाता था, ठीक है। तो इसी पर मिट्टी को रख करके विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी जाती थी शिल्पकारों द्वारा। इसको कुंभकारी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इनके बारे में क्या और कैसी कैसी बातें कही गई हैं। थोड़ा हम भी तो सुने किंवदंतियाँ क्या कहती हैं। देखिए, पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग होने लगा था। चकमक उद्योग था, तो जाहिर सी बात है जब कोई उद्योग शुरू होता है तो धीरे धीरे उसमें प्रगति ही होती है, ठीक है। तो प्रगति हुई और अब पत्थरों पर पॉलिश भी किया जाने लगा, यानी कि मध्य पाषाण काल में चकमक उद्योग था, उसी में प्रगति हुई, और इस कारण नवपाषाण काल में, इस कारण नहीं, धीरे धीरे जो है पत्थरों पर पॉलिश किया जाने लगा और उनके औजार बनाने लगे, ठीक है। पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग होने लगा, खास करके जो कुल्हाड़ियाँ होती थी, ठीक है। इसके बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ देखिए कुंभकारी की शुरुआत हो चुकी थी और आरंभ में पैरों से नहीं, हाथ से बनाए जाने वाले मृदभांड मिलते थे। यह जो चाक होता था इसको पैरों से नहीं, आरंभ में हाथ से घुमाया जाता था, बाद में पैरों से घुमाया जाने लगा, फिलहाल मशीन से घुमाया जाता है, ठीक है। तो और देखिए मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे थे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड और धूसर मृदभांड, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में जो है काले कलर की मिट्टी के बर्तन और
धूसर मिट्टी के बर्तन मिलते थे। धूसर यानी कि उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं किया जाता था, ठीक है, तो वह धूल दूषित लगता था, ठीक। तो काले और धूसर मृदभांड मिलते थे। पॉलिशदार काले और धूसर मृदभांड हम मिलते हैं हमको नवपाषाण काल में, ठीक है। मृदभांड या मिट्टी के बर्तन हमको मिलते हैं नवपाषाण काल में। कभी कभी सीधे प्रश्न आता है मृदभांडों पर, ठीक, या मिट्टी के बर्तनों पर। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। बी, लोग भवन निर्माण कला जानते थे। सी, पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। या डी, गुप्त कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले हैं। चलिए, असत्य कथन पूछा जा रहा है तो असत्य कथन है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त कराल से नहीं बुर्ज होम से मिला है, जहां पर कब्रों में मालिक के साथ उनके पालतू पशुओं या फिर पालतू कुत्तों को दफनाया गया है, ठीक है। बाकी हड्डियों के औजार जो है हमको मिले हैं, नवपाषाण युगीन हड्डियों के औजार या हथियार मिले हैं हमको, क्या कहते हैं, चिरौंधा से मिले हैं, ठीक है, जो कि बिहार प्रांत में स्थित है, ठीक है। बिहार राज्य के चिरौंधा से मिले हैं हमको हड्डी के बने हथियार। इसके अलावा बाकी चीज़ें आइए नीचे से देखते हैं। देखिए, जो गुप्त कराल है उसका मतलब होता था कुलाल अथवा कुम्हार की गुफा, और यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि और पशुपालन दोनों का कार्य करते थे। वहीं बुरझोम के कब्रों में, जहाँ पर गर्तावास हमको मिलते हैं, वहाँ की कब्रों में हमको मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। देखिए, यह तो इसके बारे में ऊपर बात हो चुकी है, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर। चिरौंधा नहीं है, चिरांद है, ठीक है, जहाँ से हड्डी के हथियार मिले हमको। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। नवपाषाण युगीन स्थल है यह। यहाँ बताइए, दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनको सुमेलित करवाना है आपको, तो सूचियों को सुमेलित करवाइए भाई वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से हमको गर्तावास कह रहा हूँ, मेहरगढ़ से हमको कृषि के साथ मिले, वहाँ के लोग कृषि में उन्नत थे। पिकली हल से हमको राख का ढेर मिला है, ठीक है, पिकली हल से हमको राख का ढेर मिला है। चिरान से हमको हड्डी के हथियार मिले हैं, और बुर्ज होम से हमको गर्तावास के साथ मिले हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? मेहरगढ़ से क्या मिला? मेहरगढ़ से हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पिकली हल से राख का ढेर प्राप्त हुआ है, चिरान से हमको हड्डी के हथियार, और बुर्ज होम से हमको गर्तावास के साक्ष्य मिले, और यह सभी जो है नवपाषाणिक स्थल थे, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में और जान लीजिए। यह पिकली हल जो है यह कर्नाटक क्षेत्र में है, चिरान जो है वह बिहार में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और बुर्ज होम आपका कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। दूसरा, इस काल के निवासी पालतू जानवरों को फिंगरिन्स या आग में पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। पालतू जानवरों की फिंगरिन्स बनाने लगे थे। फिंगरिन्स जो होती है वह आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां को कहा जाता है फिंगरिन्स। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, मेहरगढ़ के जो लोग थे वह कच्ची ईंटों के घरों में रहने लगे थे, ठीक है, और जो इनके घर थे वह मिट्टी और सरकंडों के बने जाते थे। सरकंडे आप गांव में देखते होंगे, सरपत होती है, एक प्रकार की घास होती है, या फिर पेड़ पौधे जैसे अरहर वगैरह हो गए उनकी डंठलों को बोला जाता है सरकंडा, ठीक है। और मुख्यतः यह एक प्रकार की घास होती है जिसको सरकंडा बोला जाता है। आज भी आप देखते होंगे गाँव में जो झोपड़ियाँ बनती हैं उनमें मिट्टी के अलावा विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है, उनको सरपत या सरकंडी बोला जाता है, ठीक है। यह तो हो गया। अब आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या बातें कही और बताई गई हैं। देखिए,
मेहरगढ़ में बसने वाले लोग जो है वह नवपाषाण युगीन के लोग, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा जो है गेहूं, जौ और रुई उपजाई जाती थी। इसके अलावा वे कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मिट्टी के घर होते थे उनके, और मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार और आयताकार घर भी उस काल में बनाए जाते थे। ठीक है, मिट्टी और सरकंडों से मिलाकर के गोलाकार या आयताकार भी घर बनाए जाते थे। ठीक, नवपाषाण युगीन के जो लोग दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते थे, गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे थे वे, ठीक है, कौन, जो नवपाषाण युगीन लोग थे जो कि दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के भी दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे हुए थे, वे जो है खाली फिंगरिंग्स बनाते थे जिसमें गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तियां होती थी। फिंगरिंग्स का अर्थ होता है आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? ए बागौर, बी मेहरगढ़, सी भीमबेटका या डी मस्की। चलिए सही आंसर हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कई बार इसके बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। दूसरा, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। और तीसरा, आहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए आहार से कंफ्यूज मत होइएगा, क्विक बुक सीरीज में इसको आहार करके मैंने बताया था। ठीक है, तो आहार या आहार दोनों ही बोला जाता है इसको, वहाँ पर भी ये बात बताई थी, यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आहार और गिलुंद, ठीक है, यह आहार संस्कृति के भाग थे और यह कहाँ पर थे, आहार संस्कृति के भाग थे। और यह कहाँ पर मैंने बताया था, राजस्थान में बताया था ना, कहाँ पर, राजस्थान पर। आहार और गिलुंद के अलावा एक और क्षेत्र था इसमें, इस संस्कृति में, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बाकी अन्य के बारे में बात करते तो देखिए जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी वह नगरी नहीं थी, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और लोग गांव में जो है समुदाय बना करके ही अभी भी रहते हैं। ठीक है, पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं। और यह ऐसे भागों पर रहते थे जहां पर पहाड़ियां होती थी और साथ ही साथ नदियां भी होती थी। पहाड़ी जमीन पर नदियों के किनारे ये लोग रहते थे, ग्रामीण समुदाय बना करके ताम्रपाषाण युगीन लोग। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, दूसरा प्रश्न कि मालवा का मृदभांड। हाँ, तो बिल्कुल सही है, मध्य और पश्चिमी भारत का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे ताम्रपाषाणकालीन मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। ठीक है, फिर से मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। तो जो मध्य पश्चिमी भारत के मालवा क्षेत्र से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे ताम्रपाषाणकालीन मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने जाते हैं। ठीक है, आहार और गिलुंद के बारे में हमारी बात हो गई है। यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य स्थल है, आप उसके बारे में कमेंट करके बताइए। मैंने पूरा मैप से करवाया था इसको, या मैप में आपको सारी लोकेशंस को दिखाया था। नेक्स्ट यहाँ बताइए, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। दूसरा, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए तांबे के औजारों का सर्वप्रथम प्रयोग ही हुआ, इसीलिए तो इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया है। ठीक है, तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग, तांबे से सर्वप्रथम परिचित हुए थे ताम्रपाषाण कालीन युग के लोग। ठीक, तो इसी कारण इसको ताम्रपाषाण कहा गया था। तो तांबे का औजार भी सबसे पहले इसी युग में बनाया गया था।
इसके अलावा इनके द्वारा बाजरे, गेहूँ, चावल आदि की खेती की जाती थी। खेती के बारे में नवपाषाण काल से ही ये परिचित होना शुरू हो गए थे। इन सब के अलावा ये लोग गेहूँ, चावल, बाजरे के अलावा जो है मसूर, उड़द, मूंग आदि की खेती की जाती थी। और इसके अलावा ये लोग दलहन और मटर भी पैदा करते थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मसूर, उड़द और मूंग की बात हो गई तो दलहन तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता है? ए गिलुंद, बी अहाड़, सी गणेश्वर या फिर डी नेवासा। सारी की लोकेशन मैप में आपको करवाई गई थी क्विक बुक वाली सीरीज में। ठीक है, तो देखिए अहाड़ को बोला जाता है ताम्रवती या तांबा वाली, यहाँ से तांबा काफ़ी मात्रा में मिलता था। ठीक है, और यहाँ के आसपास के जो लोग रहते थे वे जो है धातु कर्म या फिर धातुओं के बारे में उनकी अच्छी खासी जानकारी थी। जाहिर सी बात है, हमारे घर के आसपास जो चीज़ मिलेगी हमको उसके बारे में जानकारी रहेगी और हम जानेंगे उसके प्रयोग को कि उसको कैसे बेहतरीन रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है धातु कर्म। तांबा उनके पास मिलता था, इसीलिए वे लोग भी धातु कर्म से भली भांति परिचित थे। ठीक है, आहाड़ कहाँ पर था? तो यह था राजस्थान में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। और तीसरा, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 2 और 3, पहला नहीं। जोरवे संस्कृति यह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी और मैंने पहले ही कहा कि जो ताम्रपाषाणकालीन लोग थे वे ग्रामीण समुदाय बना करके रहते थे। हालांकि जोरवे संस्कृति के कुछ क्षेत्र जैसे कि इनाम गांव हो गया और दैमाबाद हो गया, यह दोनों क्षेत्र जो है नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। ठीक है, धीरे धीरे विकास होता गया। और यह थोड़ा पानी पी लिया मैंने, आप भी पी लीजिए, थक गए होंगे तो। धीरे धीरे विकास होता गया और यह क्षेत्र जो है नगरों के स्तर तक पहुंच गए थे। ठीक है, देखिए जोरवे संस्कृति जो थी यह आहार संस्कृति तो हो गया, वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी। तो जोरवे संस्कृति जो थी वह पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थलों की बात करें तो एक तो जोरवे खुद था, उसके अलावा नेवासा और दैमाबाद, चंदौली और सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, यह सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते थे। जिसमें जोरवे, नेवासा और दैमाबाद यह अहमदनगर क्षेत्र में थे। चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव यह सभी पूरे जिले में चंदौली और सोनगांव ही आते थे। ठीक है, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक यह अलग अलग क्षेत्रों में थे। ठीक है, बाकी इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। एक सेकंड में थोड़ा इसे हटा दूँ, ये सब कॉपी कमेंट और सेलेक्ट आल जो ये सब चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है? ए, इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। बी, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। सी, आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। और डी, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह कथन गलत है। केवल काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ताम्रपाषाण की बात हो रही है। ठीक है, इस काल में धूसर और चित्रित मृदभांडों का भी प्रयोग किया जाता था। धूसर न याद रहे तो कोई बात नहीं, चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चित्रित पर ध्यान दीजिएगा, धूसर मृदभांड धीरे धीरे कम होते गए थे। काले, लाल और चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। देखिए, ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वे चाक पर बने हुए काले, लाल और चित्रित मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो दक्कन क्षेत्र की काली मिट्टी थी वहाँ पर कपास की पैदावार की जाती थी ताम्रपाषाण काल में और आज भी। ठीक है, तो और यह प्रायः पक्की ईंटों से तो परिचित नहीं थे, इसीलिए कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों के मकान मिले, जैसे कि मेहरगढ़। ठीक, वहाँ मेहरगढ़ के बारे में हमारी बात हुई है पहले अभी इसके।
लेकिन जो आहार या आहार के लोग थे यह पक्के पत्थर के बने घरों में रहते थे। इसके अलावा जो ज़्यादातर मकान होते थे वह गीली मिट्टी को थोप करके बनाए जाते थे, जो कि कच्ची ईंटों पर थे। ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान इनके द्वारा बनाए जाते थे और अधिकतर जो मकान थे वह गीली मिट्टी को थोप करके बनाया जाता है। जैसे आज भी आप प्रायः अगर गाँवों में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा पिछड़े गाँव में जाएंगे तो आपको कच्ची मिट्टी के मकान मिलेंगे, जो कि मिट्टियों को छोप करके बनाया जाता है। ठीक है, या थोप करके। इसके अलावा महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले, जिससे हमें यह पता चल गया कि यह लोग कपड़े बनाना जानते थे या फिर वस्त्र निर्माण से ये लोग सुपरिचित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? ए दैमाबाद, बी सोनगांव, सी इनाम गांव या फिर डी चंदौली। जल्दी बताइए। देखिए, सारी चीज़ों की बात मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्विक बुक सीरीज में बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको बताई गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर और जल्दी जल्दी चल रहे हैं, काफ़ी बड़ी बुक है तो थोड़ा जल्दी तो चलना ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनाम गांव जो एक ताम्रपाषाण युगीन बस्ती थी और यह जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आती थी। ठीक है, और कौन कौन से स्थल थे जोरवे संस्कृति में? तो जोरवे, निवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, यह सभी जो है जोरवे संस्कृति के क्षेत्र थे, जिसमें इनाम गांव जो है वह एक किलाबंद, क्या कहेंगे किलाबंद बस्ती थी। ठीक है, और इसके एक और यह किलाबंद तो थी ही थी, साथ ही यह खाई से भी घिरी हुई थी। यहाँ से लगभग 100 से अधिक मकान और कई कब्रें पाई गई हैं। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। दूसरा, कब्र में मृतक के साथ मिट्टी व तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए देखिए, दो के दोनों ही कथन सही हैं। दोनों के बारे में भी पिछले प्रश्नों में भी हमने चर्चा की थी, उधर क्विक बुक सीरीज में भी हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर की तरफ सर रहता था और दक्षिण दिशा में पैर रहता था। जो महाराष्ट्र के लोग थे, यानी कि जो जोरवे संस्कृति के लोग थे, उनके द्वारा इस प्रकार लोगों को दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण युगीन के जोरवे संस्कृति के लोग मृतकों को जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाते थे और साथ ही साथ मृतकों की कब्रों में मिट्टी व तांबे के साथ साथ कुछ लोहे की वस्तुएं और साथ ही साथ कुछ कृषिगत औजार भी रखते थे। ठीक है, लेकिन कृषिगत औजारों की संख्या काफ़ी कम मात्रा में थी। इस कारण से हमें यह भी पता चला कि उस काल के जो लोग थे वह कृषि से अधिक मात्रा में परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को एक बार। देखिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की दिशा की तरफ उनका पैर होता था। अपने घर में ही दफनाते थे, फर्श के नीचे। ठीक, कलश रखने का मतलब शवाधान करने के बाद कलश में उनके अस्थि अवशेषों को रख करके दफनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, कब्रों में मृतकों के साथ मिट्टी की हंडिया, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी और यह इसलिए रखी जाती थी क्योंकि उन लोगों का मानना था कि यह जो वस्तुएं हैं वह परलोक यानी कि दूसरे लोक में भी मृतक के लिए इस्तेमाल में आएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा, इस काल में वृषभ या सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। और तीसरा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, या डी एक, दो और तीन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीन के तीनों ही कथन सही हैं। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और इसका प्रमाण हमें ऐसे मिला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। ठीक, इस काल यानी कि ताम्रपाषाण काल में। वहीं
वृषभ या सांड को धार्मिक पशु माना जाने लगा था और इसका प्रमाण हमको मालवा और राजस्थान में मिली हुई मिट्टी की बनी वृषभ मूर्तिकाओं से मिला। ठीक, और सबसे अंत में इनाम गांव से भी मातृ देवी की काफ़ी मात्रा में प्रतिमा मिली है, जो कि पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से मिलती जुलती प्रतिमाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूचियों के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन्हें आपको ही सुमेलित करवाना है। वीडियो को पॉज करके सूचियों को सुमेलित करवाइए। देखिए, एक तरफ स्थल और दूसरी तरफ उनसे संबंधित समाधान विधियां हैं, मतलब किस प्रकार से दाह संस्कार या फिर अंतिम क्रियाक्रम को किया जाता था या संपन्न किया जाता था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से मैच करवाइए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा विचार करके मैच करवाया करिए ऐसे प्रश्नों को। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ नहीं यहाँ से सी। ठीक है, देखिए पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान प्रचलित था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दक्षिणी भारत में जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में मृतकों को रख करके दफनाया जाता था, और महाराष्ट्र में भी उत्तर, ऊपर बात हुई ना हमारी, उत्तर से दक्षिण दिशा में मृतकों को रख करके दफनाया जाता था, कब्रों में इस प्रकार से उनको रखा जाता था। आंशिक समाधान और संपूर्ण समाधान के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, आंशिक समाधान में क्या करते थे, जो मृतक होते थे उनकी बॉडी को यूं ही छोड़ दिया जाता था या यूं ही एक तरफ फेंक दिया जाता था जंगलों में, ताकि जो जंगली जानवर है वह उनका सेवन या फिर उनका क्या कहते हैं भोग कर सकें, और बाद में जो बचे हुए अस्थि अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके कलश में रख करके या यूं ही कब्र में दफना दिया जाता था। ठीक है, उसे आंशिक समाधान बोला जाता था। और संपूर्ण समाधान में पूरे शरीर को या तो जला दिया जाता था या तो एक बार में ही कब्र में रख दिया जाता था। यही होता था संपूर्ण और आंशिक समाधान की विधियाँ। दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में पूरब से पश्चिम की दिशा में सब मृतकों को रखा जाता था। ठीक है, उत्तर भारत की बात, महाराष्ट्र या पश्चिमी भारत की बात हमारी हो चुकी है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, दक्षिणी भारत में पूरब से पश्चिम की दिशा में रखा जाता था मृतकों को, और महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। दूसरा, इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए, सरदारों का जो घर होता था वह पूर्वी टीले पर नहीं बल्कि बस्तियों के मध्य में बना होता था। ठीक है, देखिए सामाजिक असमानता क्यों पाई जाती थी हमको कैसे पता चला, तो कुछ जब हम कब्रों को खोदा गया तो कुछ बच्चों के शव मिले। उन बच्चों के शवों में देखिए कुछ के गले में तो तांबे के मनकों का हार तक पहनाकर दफनाया गया था, और जबकि अन्य बच्चों में सामान तौर पर कुछ बर्तन रखे थे। ठीक, तो जो तांबे के मनके जिनके गले में पहना, जाहिर सी बात है वह उस समय के अमीर वर्ग के बच्चे हुआ करते होंगे। ठीक है, और ऐसे साथियाँ ऐसी चीज़ें मिली हमको महाराष्ट्र के चंदौली और निवासा बस्तियों से। ठीक है, और असमानता किस प्रकार आरंभ हो गई थी, तो असमानता हमको बस्तिगत ढांचे और शव संस्कार दोनों विधियों में देखने को मिली। ठीक है, बस्तियों के ढांचे में देखिए जो सरदार होता था और उसके जो रिश्तेदार वगैरह होते थे वे आयताकार मकानों में रहते थे, और ये मकान जो है वह बस्तियों के केंद्र स्थल में बने होते थे, जबकि जो शिल्पी और पंसारी लोग रहते थे वह बस्तियों के पश्चिमी छोर पर रहते थे। मान लीजिए यह कोई बस्ती है, यह इस प्रकार की कोई बस्ती मान लीजिए। ठीक, तो इसमें बताइए पहले पूरब और पश्चिम किधर होगा। देखिए आपको कितनी बार बताया गया है कि भारत का नक्शा याद कर लीजिए, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वह पश्चिम में पड़ेगा और बाकी सेवन सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र इधर पड़ेगा। तो यह हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, पूर्वोत्तर यानी कि राइट हैंड साइड, यह हो गया लेफ्ट यानी कि पश्चिमी दिशा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो शिल्पी लोग थे उनके घर तो मान लीजिए इस बस्ती, यह पूरी बस्ती है ना, तो जो शिल्पी लोग थे वह बस्तियों के पश्चिम दिशा में उनके घर मिले, लेकिन
केंद्र में उनके घर मिले जो कि सरदार और उनके रिश्तेदार थे, और इनके मकान होते थे आयताकार, जबकि अन्यों के मकान होते थे जो सामान्य लोग होते थे उनके मकान गोलाकार या फिर गोल झोपड़ियाँ होती थी उनकी। ठीक है, आयताकार मकानों में सरदार लोग रहते थे और गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है। ए, पहला मालवा, दूसरा जोरवे, तीसरा कायथा और चौथा गणेश्वर। आपके सामने विकल्प है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी 1, 2 और 3 या डी 1, 2, 3, 4। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। ठीक है, यानी कि मालवा और जोरवे जो थी वे थी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ, और यह इन्हें माना जाता था मालवा अलग संस्कृति होती थी। ठीक है, देखिए ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ इधर से भी मिली, लेकिन मालवा संस्कृति अलग थी थोड़ी हड़प्पा से, और जोरवे संस्कृति भी हड़प्पा सभ्यता से थोड़ी बहुत अलग थी। हालांकि जोरवे से हमको प्राक हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है चलिए कुछ बातें कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो देखिए, मालवा संस्कृति का जो क्षेत्र है नवदा टोली, एरड़ और नागदा, इन सभी में मालवा संस्कृति मिलती है, और यह हड़प्पा संस्कृति से सीधे सीधे बता दिया गया पृथक है। ठीक है, वहीं जोरवे संस्कृति जो कि अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ करके सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक है, विदर्भ और कोंकण क्षेत्र को छोड़ करके, एक्सेप्शन याद रखने का। ठीक, विदर्भ और कोंकण क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण महाराष्ट्र में यह संस्कृति फैली हुई थी, जोरवे संस्कृति। ठीक है, जो कि देश के दक्षिण और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां, यह जो हड़प्पा संस्कृति से पूरी तरीके से स्वतंत्र रहीं। वहीं कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ही थी, इसमें जो है इसके कुछ मृदभांडों में हमको प्राक हड़प्पाई लक्षण भी देखने को मिले, और साथ ही साथ हड़प्पा संस्कृति के भी प्रभाव देखने को मिले। गणेश्वर संस्कृति में उसके जो सूक्ष्म पाषाण वस्तुएं और अन्य पाषाण उपकरण हैं वे सभी प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित थे, या फिर ऐसा माना जा सकता है कि वे सभी उपकरण या पाषाण वस्तुएं जो थीं वे प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, यह आपको करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इस काल की कायथा और एरड़ की बस्तियाँ किलाबंद थीं। बी, इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। सी, नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। और सबसे अंत में डी, इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। देखिए, जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, सी वाला ऑप्शन, यह सब वो जो मैप करवाया गया था आपको वहाँ क्विक बुक सीरीज में, वहाँ से निकल के मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।